एंड दैट वाज द फर्स्ट वॉर जिस पे मुझे और मेरी टीम को काम करना था। आपने जितने भी वॉरियर्स को अभी तक रिसर्च किया है, राइट, हिस्ट्री में जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं आते हैं, हिस्ट्री में आपको कौन सा वॉरियर सबसे ज़्यादा पसंद है और उसकी क्या स्टोरी रही जो आपको इंस्पायर करी? अब सैम मैनेक्शो क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शो क्या बात करते हैं, हैंड्स इन योर पॉकेट, कि वी इंडियंस आर नॉट गुड एट रिकॉर्डिंग आवर ओन हिस्ट्री। अगर आप कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, ये दिल मांगे मोर। मैम, कोई ऐसी बैटल है जो आपको लगता है कि लोगों को उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है? कि नदी खून से लथपथ हो गई, इसने इंडिया की हिस्ट्री उन 3 घंटों में लिखी है। जहाँ पे 124 सोल्जर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट 3000 चाइनीज सोल्जर्स। किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जिन्होंने शहादत मंजूर की हो, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर क्यों है? देयर इज अ सेइंग इन पंजाबी, मन जीते जग जीते, कॉन्कर योर माइंड, कॉन्कर योर हार्ट, सो यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। बट कैसे? सो हाय मैम, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। मैम, ये जो आपका सब्जेक्ट है बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी, आसान से शब्दों में ये क्या है? एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी, आप ये कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हो, हमने नहीं सुना ऐसा। बट आई विल से कि इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर किसी को समझाना हो तो ये एक ऐसी बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें आप वॉरफेयर, टैक्टिक्स, टेरेन एंड जॉइनिंग द डॉट्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके, ये होती है बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी, जहाँ पे आप एक बैलेंस ड्रॉ करते हो एंड यू जॉइन द डॉट्स एंड आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी भी बैटल को, वॉरफेयर को, कोई भी चीज़ अगर आपको डिपिक्ट करनी है, इवन फॉर दैट मैटर कल्चर एसोसिएटेड विद दैट सो एंड सो एरिया, तो उसको बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये आपका इसमें काम क्या होता है? रिसर्च करना या साइट्स पे जाके एनेक्डोट्स को इकट्ठे करना? Very interesting question. Research without visiting the areas is hollow. क्योंकि अगर आप एक रिसर्च में हो और आप अगर वहाँ पर जाकर उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू बिकम सो पैशनेट, मतलब यू हैव टू ईट, स्लीप and repeat that research. You need to go to certain warfare sites जहाँ पर वो चीज़ें हुई हैं। क्योंकि अगर आप बोलें कि जैसे कि जहाँ पर अकबर की ताजपोशी हुई है, कालानौर नियर गुरदासपुर, I had been to that site. I sat on his throne. ओके, एंड आई फेल्ट कि जब बहराम खान थे उनके केयर टेकर, उन्होंने कैसे उनकी ताजपोशी की होगी, यहाँ पर अकबर खड़े थे, वो यहाँ बैठे थे। तो जब तक आप उस थ्रोन पर नहीं बैठोगे, आप आकर रिसर्च में क्या लिखोगे? विकिपीडिया, गूगल, देयर आर मेनी रिसर्चेस, सब कुछ तो है, फिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो आप कैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो, आप कैसे बैटलफील्ड की तरफ बात करेंगे अगर आपने वो साइट ही विजिट नहीं की और वहाँ जाके वो फील नहीं किया? क्योंकि जो मैं समझ पाई हूँ, आर्कियोलॉजी, बैटलफील्ड हो या किसी भी ब्रांच, अगर आप बात करें हिस्ट्री के किसी भी उसको उठाएं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दैट। आपको कैसा महसूस होता है मतलब उस साइट पे जाके? अगर मैं अकबर की ताजपोशी की जगह गई हूँ तो मैं अकबर बन जाती हूँ। अगर मैं किसी भी वॉर जोन में जा रही हूँ या मैं किसी यूनिट को लोगों से मिलने जा रही हूँ, वहाँ के ऑफिसर्स से बात करने जा रही हूँ, आई बिकम दैट पर्सन। यू जस्ट हैव टू बिकम दैट पर्सन, एल्स आप वो चीज़ के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर आप कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, यंग हैं और अभी अभी कमीशन हुए हैं और चले गए हैं वॉर जोन में, एक ऐसी वॉर, आई मीन यू नेवर नो, यू सो यंग, है ना?
तो आपको वो यंगहुड फ़ील करना है, आपको उस चीज़ को फ़ील करना है कि देखो इतने टेंस माहौल में भी वो कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर। उनकी बहुत सारी पिक्चर्स आप देखेंगे ही स्माइलिंग, स्माइलिंग। आप उन्हें कभी ग्रिम नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उस जज़्बे के लिए यू जस्ट हैव टू रेप्लिकेट कि आप अपनी उन लिमिटेशंस में उनको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी पीस ऑफ हिस्ट्री को उठाकर देखें, जस्ट बी दैट। अलेक्जेंडर की बात हो रही है तो आई वुड लाइक टू बिकम अलेक्जेंडर। लक्ष्मीबाई की बात हो रही है तो आई विल बी लाइक दैट, क्योंकि करनाल पुलिस कॉम्प्लेक्स में लक्ष्मीबाई के एक पूरा उन्होंने स्पेस में उनकी आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है। सो वेन एवर आई गो आई जस्ट ट्राई टू टच दैम, फील दैम, यू नो दोज आर्टिफैक्ट्स, कि आपको उसकी एक कीमत पता चले कि आप कनेक्टिंग द डॉट्स कर रहे हो। हिस्ट्री का एक पन्ना उठा लिया आपने, प्रेजेंट में आप वहाँ पे खड़े हो, अब फ्यूचर में आप क्या दोगे उससे? आपने जितने भी वॉरियर्स को अभी तक रिसर्च किया है, राइट? हिस्ट्री में जाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट में मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं आते हैं, हिस्ट्री में। आपको कौन-सा वॉरियर सबसे ज़्यादा पसंद है और उसकी क्या स्टोरी रही जो आपको इंस्पायर करी? अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे कोई फेवरेट रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब मोस्ट फेवरेट इफ आई से फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ। सैम बहादुर। सैम बहादुर। तो उनकी जो कुछ बातें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इसका एक और भी रीज़न है। व्हेन आई जॉइन्ड द रिसर्च टीम एज अ कोऑर्डिनेटर एंड अ रिसर्च स्कॉलर एट माय डायरेक्टरेट चंडीगढ़, माय मेंटर ही कॉल्ड मी फील्ड मार्शल। ओके। I mean, he always correlate so many things with the war heroes only. So एक वो भी एक मेरे लिए बहुत मायने रखती है चीज़ कि माय मेंटर, माय गुरु इज कॉल, मतलब Calling यू नो you, devoting कोरिलेटिंग you मी with some very high figure. यस यस यस। एंड वो मैगजीन अभी भी मेरे पास है जिसमें कि ही हैज़ रिटन माय बायो इन दैट वे। एंड उससे ज़्यादा मुझे जो सैम बहादुर, फील्ड मार्शल सैम मिनिक्शो की जो बात अच्छी लगती है, उनकी आइडियोलॉजी। यू नो व्हाट, आपको बहुत सारे वॉर हीरोज़ मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ वॉर हीरोज़ की आइडियोलॉजीज़ आपके साथ हमेशा रहती हैं, मतलब जीने से लेके मरने तक। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांगे मोर, आप किसी टफ सिचुएशन में हो, आप फिर भी उसको अप्लाई करते हो। अब सैम मैनेक्शो क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शो क्या बात करते हैं? हैंड्स इन योर पॉकेट। मतलब? आप वॉर छिड़ गई है, आप अलग-अलग जगह पे डिप्लॉयड हैं, और हमारी जो मदरलैंड है, हम अपनी कंट्री को भी हम मदर से जोड़ते हैं, है ना? जोड़ते एक हैं। माता जैसा प्यार देते हैं। हैंड्स इन योर पॉकेट, कि आपने किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना। आपके हैंड्स आपके पॉकेट में होने चाहिए। आपको किसी के भी साथ ऐसा बिहेव नहीं करना जिससे कि आर्म्ड फोर्सेस पे कोई भी बात उठाए। देखिए, अगर कोई सोल्जर है, चाहे वो इंडिया का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, किसी भी कंट्री का है, मेरे लिए सोल्जर सोल्जर है, वो यूनिफॉर्म में है। तो वो अक्रॉस सोल्जर्स की अगर बात की जाए तो हैंड्स इन योर पॉकेट, आपको वो रिस्पेक्ट देनी है वहाँ की बेटियों को, बहनों को, भाइयों को भी। और दूसरा मुझे उनकी बहुत अच्छी बात ये लगती है, नेवर ब्लेम अदर्स। I was reading about one of excerpt from his ideologies, whatever he was being recorded. There was a article, उसमें लिखा हुआ था डोंट ब्लेम अदर्स। अभी जैसे कि मुझे कहीं पहुंचना है, आई एम लेट, हम कहीं पे भी पहुंचकर क्या बात करते हैं, ओ आई गॉट लेट, क्योंकि ना ट्रैफिक था, या ये रीज़न हो गया, या घर में कुछ हो गया। आई अंडरस्टैंड देर आर देर आर अनप्रडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस विच यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद यू शुड जस्ट से सॉरी, आई एम लेट। आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन के लूप में पढ़ते हो ना कहीं वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते और हो फँसते रहते हो। कि आप ना उस गलती को सुधारते नहीं हो, आप उसके लूप में चलते जाते हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि नेवर ब्लेम अदर्स। व्हेन आई वाज हेडिंग माय टीम एंड अदर
fronts when I was just leading in, somewhere you have to deal with the vendors, researchers, and other stakeholders, whosoever is there in the museum making. तो आप क्या कर रहे हो उसमें? आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, यू जस्ट से सॉरी, टेक द टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो नहीं होगा। और जो मुझे उनसे एक और बहुत अच्छी है जो सीखने को मिलती है कि समटाइम्स यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते तो आई थिंक 1971 इंडो पाक वॉर से जो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ है, लिबरेशन हुआ है, और जियोपॉलिटिक्स का पूरा मतलब फेस ही बदल दिया एन है। एग्रीमेंट साइन ऑफ जम्मू कश्मीर। यस, तो वो नहीं हो पाता ना। तो एक आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, हम सोचते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस में क्रिएटिविटी नहीं है एंड दे आर लकीर के फ़कीर, बट मुझे लगता है कि एवर सिंस राइट फ्रॉम द एनसीसी डेज टू माय मिलिट्री डेज, मुझे ऐसे लगता है कि आई हैड बिकम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन ऑल टुगेदर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों पे किसी और पे रिलाई नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लर्न। आप खुद लर्न करो, खुद करो, ब्लेम मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अगर आप कोई चीज़ को लीड कर रहे हैं तो उसे निभाओ। अब जैसे डायरेक्शनल ऑर्डर्स होते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट कर दिया आपके मेंटर ने कि आपको ये चीज़ें करनी है, अब आपको ये सब करना है। उसमें वो ये नहीं बताएंगे कि इसको किस तरीके से आपको करना है, वो आपके ऊपर लिबर्टी दी है, क्योंकि मे बी वो बताएंगे कि आप ऐसे कर लो, क्या पता आपके पास कोई और जुगाड़ हो, जैसे हम कहते हैं। तो अगर जुगाड़ नहीं है तो आप इतनी लड़ाइयाँ लड़ने जाते हो, आप बॉर्डर पे होते हो, तो वहाँ पे कागजी बातें नहीं चलती हैं। एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है सिचुएशनली आपको कि सोचना मुझे है। गोली चलानी है या नहीं चलानी है, या मुझे अभी रुकना है, या मुझे अभी अपने आप को गार्ड करना है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे सैम मानिक शाह की अच्छी लगी कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट टू नॉट टू नेशन टू हिमसेल्फ टू टू। हिमसेल्फ, यस। मतलब लोगों ने कितने ब्लेम्स लगाए, उनके खुद के टीम में जो बटालियन में लोगों ने ब्लेम्स लगाए, बट ही वॉज स्टैंड स्टिल एंड उनको पता था कि मेरा कुछ नहीं है, मतलब आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। मैम आपने जैसे फील्ड में रिसर्च करी, राइट, आपने वॉर हीरोज़ के बारे में पढ़ा, तो आपने कभी उनकी फैमिली से वन टू वन इंटरेक्शन करी? Yes. Indo-Pak War, 1947-48, very first war, just right after the independence, कि देश आज़ाद ही हो रहा है और एक वॉर ब्रेकआउट हो गई है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं होती हैं, एंड दैट वाज द फर्स्ट वॉर जिस पे मुझे और मेरी टीम को काम करना था। 47-48 इंडो पाक वॉर। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, उनके ग्रैंड सन से मिलने का मौका मिला, मेजर शिवजीत शेरगिल से। ओके। तो मतलब ऐसा होता है कि जब आप उनसे मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, पहले तो हमने उनको इनवाइट किया था, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की बहुत सारी बातें, बहादुरी के किस्से बताए, और फिर उन्होंने अपने घर बुलाया। यू सी दोज लेटर्स, दोज छोटी छोटी चीज़ें, ये उनसे बिलोंग करती हैं, और उनकी जो जनरेशन्स हैं, आप अगर उनसे मिल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये लेगेसी अपने बच्चों को पास ऑन करके जाएंगे, फिर उनसे राब्ता होगा, उनसे कांटेक्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को अगर रिकॉर्ड कर सकें, डिपेंडेंट से हम क्यों मिल रहे हैं, जो वेटरन्स हैं हम उनसे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हम उस हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। उसको जानना चाहते हैं, उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वी इंडियंस आर नॉट गुड एट रिकॉर्डिंग आवर ओन हिस्ट्री। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी भी फॉरेनर्स जितना उनका रिसर्च माइंड एक्टिव है, मुझे नहीं लगता किसी और का होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल रिसर्च में जाते हैं। एंड रिसर्च इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप बस फैक्ट्स पता करो और डिपेंडेंट से उनकी कहानियाँ सुनो, और नहीं, उसमें जान आपको डालनी है, उसको फेस आपने देना है। तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल फील्ड। अगर आप इसमें हो, आपका ना ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हाफ हार्टेडली इसको कर रहे हो, या आपके अंदर पैशन की कमी है, क्योंकि अगर आपके अंदर पैशन की कमी है तो वो आपके रिसर्च में रिफ्लेक्ट करेगी। क्योंकि आप म्यूज़ियम बना रहे हैं,
आपको किसी का मैनीक्विन बनाना है। अब जैसे कि सरेंडर सेरेमनी की बात करें जो ढाका में हुई है 1971 के दौरान, हुँ? अब आपको उस वक़्त के एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, है ना? अब जितने भी लोग वहाँ पे साइन कर रहे हैं, आपको उस फ़ोटोग्राफ को पहले अच्छे से देखना है जो एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है। हैंड्स कैसे हैं, एक्सप्रेशन कैसे हैं? ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया है तो उनके एक्सप्रेशन अलग तरीके के होंगे। हम लोगों का अपर हैंड है, हमारे अलग तरीके से होंगे और वो छोटी-छोटी डिटेल्स अगर आपको किसी की आईज़ जिस तरीके से चाहिए क्योंकि वो मैनीक्विन जैसा लगना चाहिए। फिर उसके अंदर वैसी जान होनी चाहिए, फिर वो एक्सप्रेशंस होने चाहिए क्योंकि आप सिर्फ़ एक ढाँचा नहीं तैयार कर रहे हो। एक विज़िटर जब आ रहा है आपको इमोशन भी डिलीवर करने हाँ, हैं। क्योंकि जब एक विज़िटर आ रहा है, उसके पास बहुत टाइम नहीं है कि वो आपकी बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी कसीदे पढ़ेगा वहाँ पे, नहीं। पहली इन्फॉर्मेशन आपका जो ग्राफ़िक है वो, फिर उसके साथ अगर सपोर्टिव मैनीक्विन है वो और फिर नीचे एक क्रिस्प सिनॉप्सिस होना चाहिए उस चीज़ का कि वो ऑब्ज़र्व करे, उसको रजिस्टर करे और वो घर उसे वापस लेके जाए और वो उसे कभी ना भूले। बैटलफ़ील्ड आर्कियोलॉजी इज़ अबाउट कि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ रजिस्टर करवाओ, जिसे वो थोड़ा बहुत जानते हैं और अच्छे से नहीं जानते। हमने मिलना था ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जी से एंड ही इज़ द वन जिन्होंने सियाचिन पोस्ट बचाई है, ठीक है? येस, दैट पर्सनैलिटी मतलब अगर आई वाज़ देयर हम लोग एक यूनिट से अभी होकर आए थे। मैं बस प्रिपरेशन कर रही थी कि वो आएँ और विल वेलकम हिम। सो जब आप नए-नए होते हो बहुत सारी चीज़ें यू लर्न ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, है ना? तो मुझे तो नहीं पता था कि कोई इतनी बड़ी हस्ती है और वो किस मतलब मुझे लगा था कि शायद उनके भी बड़े नाज़ नखरे होंगे या वो डाउन टू अर्थ नहीं होंगे क्योंकि ये बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि पता नहीं कोई डाउन टू अर्थ होगा या नहीं होगा। बट मैंने जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत कम लोग मुझे ऐसे लगे हैं जो कि डाउन टू अर्थ नहीं थे। क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़मीन से उठे हुए लोग और उसी से ही जुड़े हुए लोग। तो जैसे ही सर आते हैं, मैं उनसे इंग्लिश में ब्रीफ़ करती हूँ। और फिर वो बस वहीं पर ही बोलते हैं, "क्या अंग्रेज़ी बाज़ी लगाई हुई है? आराम से बात करो, ऐसी कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसे करके इतनी वॉर्स जीती जाती, ऐसे करके नहीं होता है और आप ईज़ी रहो, बिल्कुल ऐसे बच्चों के जैसे बात करो मुझसे, कोई ऐसी वो नहीं है।" तो मतलब ये है कि जिन्होंने इतनी इतनी मुश्किल पोस्ट को बचाया हो, अब उसका नाम भी बाना टॉप है, उन्हीं के ही नाम से ही है वो, कि वो इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, इतना मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्योंकि इट वाज़ वेरी मूविंग और फिर मैंने ये सोचा कि येस ह्यूमिलिटी ब्रीड्स ग्रेटनेस, व्हाई इज़ ही ग्रेट? वो ग्रेटनेस तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती, जैसे ही आपने वहाँ पे अपनी बहादुरी दिखाई है, तो बस हो गया। लेकिन वो ग्रेटनेस आपकी डबल हो जाती है जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। और जो अगली पर्सनैलिटी है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मूविंग रहा है। ब्रिगेडियर एनएस संधू, एमवीसी, महावीर चक्र। यू नो व्हाट हमें उनके रेज़िडेंट जाना था, उनसे बातचीत करने और बातचीत तो क्या ही थी मतलब उनकी खैर खबर लेने क्योंकि ही वाज़ बैटलिंग कैंसर। या एंड जैसे ही हम उनके घर पहुंचते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे मतलब 36 37 कीमोथेरेपीज हो गई हैं उनकी उस तक। ओह माय गॉड! यस, ही इज अ हीरो ऑफ बैटलिंग कैंसर फर्स्ट। फॉर मतलब ऑब्वियसली महावीर चक्र मिला है तो उन्होंने 71 वॉर 65 वॉर इसमें तो अपनी मतलब धुरंधर परफॉर्मेंस दिखाई ही दिखाई है। वो हिस्ट्री हो गई। मैं वहाँ पे थी नहीं देखने के लिए, मैं बस पढ़ सकती थी कि महावीर चक्र उनको मिला है, ब्रिगेडियर साहब हैं। मेरे लिए एक मूविंग पॉइंट कब है, हम उनके लॉन में पहुँचते हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं, ऑल सूटेड बूटेड, आई हैव अ पिक्चर विथ हिम ऑफ दैट डे, all suited booted sitting and he is talking to us so normally
एंड बातों-बातों में ही इज़ टेलिंग कि इतनी कीमोज़ हो गई हैं, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। एंड आई वाज़ लाइक कि भई यहाँ एक सर दर्द हो जाए, तो हम इतना ज़्यादा बवाल मचा देते हैं। आप उनकी ग्रिट को देखें, कि क्या हिम्मत है उनके अंदर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप जब फ़ौज में बहुत अरसा गुज़ार लेते हो ना, आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। आप कहते हो कि हमें दुश्मन की गोली से तो इतना वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब इट्स जस्ट अ कैंसर, ये एक फ़ेज़ है जो बीत जाएगा। तो मतलब उनके चेहरे को देख के, उनकी बातचीत करके मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि कि कुछ हुआ है। तो मतलब मैं दंग रह गई थी, उनको इतना ज़्यादा प्रिम एंड प्रॉपर एकदम आराम से वो बैठे हैं, एफर्टलेसली, कोई एफर्ट नहीं लग रहा है ना बात करने में, ना कुछ भी। तो मतलब ऑन टाइम ही इज़ रेडी। और ऐसा भी नहीं कि बस वो ऐसे ही कुछ भी पहनकर बैठे हैं कि आई एम नॉट वेल और समथिंग। एक इज़्ज़त देने का तरीका होता है, और ये फ़ौज आपको दिखाती है और सिखाती भी है कि आप अगर किसी को मिल रहे हैं तो आपको किस तरीके से किसी को ग्रीट करना है। ऐसे नहीं कि बस आप बैठ गए हो अपने कुर्ता पजामा में कि जिस अब कोई आएगा और हमसे मिलेंगे। नो, क्योंकि वो हर एक चीज़ को सलामी दी जाती है। तो इसीलिए हिस्ट्री, उस वक़्त का प्रेज़ेंट और आने वाला फ्यूचर यहाँ पर होगा, आई डिडन्ट नो, बट मैं इस किस्से को कभी नहीं भूलती और ये मेरे लिए बहुत मूविंग एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई मेट पेरेंट्स ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा ऑल्सो, उनके ब्रदर विशाल बत्रा, उनके फादर मिस्टर जीएल बत्रा। उनका ऐसा है, अगर आप उन्हें देखेंगे ना, एक नूर है। और वो पता है क्या नूर होता है? आपने इतना अपना यंग बच्चा खो दिया है, अभी आई एम ऑल्सो अ मदर। अगर बच्चे को बुखार भी हो जाए तो आपका मन ऐसा हो जाता है कि बहुत कि यार क्या ही हो गया है। मतलब इतने बड़े लॉस के बाद चाहे आपके पेरेंट्स चले जाएं या आपके बच्चे चले जाएं, ये एक इररिप्लेसेबल लॉस है। बट आपका लव फॉर योर मदरलैंड, आपका वो जो प्यार है, वो आपको सब्र दे देता है। और जब मैं उनसे नेशनल वॉर वुंडेड्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जब मैंने उनको देखा, मैं उनसे मिली, ही वाज काम, he was satisfied. And when we were talking about Captain Vikram Batra, तो I think मुझे ऐसे लगता है जितनी बार हम बात करते हैं, ही इज़ ऑलवेज अराउंड। आई थिंक मैं अभी बात कर रही हूँ तो ही मस्ट बी अराउंड, इजंट इट? तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हम कहते हैं ना कि शहीद हो जाना, अमर जवान ज्योति। तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जिन्होंने शहादत मंजूर की हो अपनी ज़िंदगी में और शहादत को चुना हो, तो उसकी एक अलग ही इबादत हो जाती है। और हम सब इबादत करते हैं। अभी हम वही इबादत ही कर रहे हैं आज इस पॉडकास्ट के दौरान। बिल्कुल। तो मैंने वो इबादत उन अलग-अलग चेहरों में देखी है, उन लोगों में जिन्होंने लॉस देखा है, अपने कंट्री के लिए जान दी है। तो मुझे लगता है कि ये अलग तरीका होता है एक इबादत का, उनकी शहादत को। मैम, कोई ऐसी बैटल है जो आपको लगता है कि लोगों को उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और क्या पता हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू वो जाने? अगर हम अनसंग की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से ही द बैटल ऑफ सारागढ़ी को लोगों ने थोड़ा जानना शुरू किया है। उसके पहले इस बैटल का कोई ज़्यादा ज़िक्र नहीं हुआ, बल्कि जिस बैटल में मतलब सिख्स को 21 सिख्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला हो, सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस बैटल के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। एंड आई विल टेल यू, जो हम बात करते हैं नाम नमक निशान की, कि हम इंडियंस मतलब एक ऐसी रेस जो कि मुझे लगता है कि हमारी जो लेगेसी है वही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमारे जो फोर फादर्स हैं उनको उनकी जो एक आइडियोलॉजी है उसको हमने कभी भी भंग नहीं होने दिया। अब द बैटल ऑफ सारागढ़ी, समाना रिज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, और अब वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश चाहते हैं कि वहाँ के ट्रेड रूट्स पे कब्जा करें।
ठीक है। अब ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि हिंदू कुश माउंटेन से ही आगे आती है। आती हैं इंडिया में एंटर होने के लिए। एंटर होने के लिए, और दो स्ट्रैटेजिक पास हैं, खैबर एंड बोलन पास। ठीक है। अब वो इन पे अपना ट्रेड रूट करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अफगान्स वर नॉट स्टूपिड। वो कह रहे हैं कि आप हमारे एरिया में अपनी धाक जमाना चाहते हो तो इसका फायदा हमें भी होना चाहिए ना, बिल्कुल। आपको टैरिफ तो देना पड़ेगा। अब अंग्रेजों को टैरिफ नहीं देना है। अब क्या हो रहा है? अब हो रही है जंग, और जंग कैसे होगी? सिर्फ 22 सोल्जर्स हैं वहां पे, ठीक है। 21 सिख्स एंड 1 पठान। अब क्या हो रहा है? एक मुसलमान, अब वहां पे सारागढ़ी विलेज है उसी पोस्ट के नीचे, तो इसीलिए इसको सारागढ़ी कहते हैं। एक ना टेलीग्राफ, मतलब कि एक कम्युनिकेशन के लिए ये दो पोस्ट बनाई गई हैं, गुलिस्तान एंड फोर्ट लॉकहार्ट। अब वहां से यहाँ तक कॉन्वर्सेशन करनी है तो वो उस तरीके से करनी है कि अगर आप कनेक्शन काट देंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अब इसमें बात क्या होती है, अब जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी तो अंग्रेजों से दुश्मनी है, बट हम किसके पार्ट हैं? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, है ना। हम ब्रिटिश के लिए सर्व कर रहे हैं। दे से हमने ये इनका नमक खाया, अब हम जिएंगे मरेंगे जो भी है, इन्होंने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, हम तो ये करेंगे, हम ये लड़ाई इनके लिए लड़ेंगे। ठीक है। मतलब सुबह ये लड़ाई शुरू होती है और कुछ घंटे चलती है और दे ऑल डाइड सर्विंग फॉर अदर्स। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या हुआ है? वी वर फाइटिंग फॉर अदर्स, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नाम नमक निशान और जो ये ब्रेवरी है ये हर किसी के लिए बहुत पर्सनल होती है। अब वो पर्सनल क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें नमक के लिए लड़ना है। कोई कहता है कि हमें अपनी ब्रेवरी दिखानी है, या हमें अपने साथियों का साथ देना है ना, कि हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो चाहते तो उस वक्त छोड़ सकते थे, बिल्कुल, लेकिन फिर इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ उनको नवाजा गया। उनकी 5th-6th जनरेशन को ट्रेस किया गया। व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर पंजाब स्टेट वॉर हीरोज एंड मेमोरियल म्यूजियम अमृतसर, उनकी जनरेशन्स को ट्रैक किया गया, उनके साथ बातचीत की गई, और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब आपको पता चलता है कि देखो, नाम नमक निशान की ये भी एक ऐसी बैटल है जिसके बारे में अब कुछ जाके मूवीज वगैरह बननी शुरू हुई। अर्लियर कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। तो उस नो मैन्स लैंड, इतनी सख्त टेरेन पर जो ये लड़ाई हुई है, इतने छोटे से क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत कम नफरी के साथ, कि आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं डिफेंड करने के लिए। वो तो मूवीज बन गई तो हमें पता लगा ना, तो टेक्स्ट बुक्स में हमें कहीं मिलती है, अगर एनसीईआरटीज में जाओ या किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में जाओ जो वहाँ पे भी नहीं मिलती हैं। तो अब थोड़ा सा उसका एक्सपोजर थ्रू मूवीज मिला है। यस, और ये जो खैबर पास की जो बातें हैं ये अभी से ही नहीं है। अगर आप अलेक्जेंडर द ग्रेट तक जाएं तो आपको दिखेगा कि ही ऑल्सो केम थ्रू दीज पासेस। बिल्कुल, राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये स्ट्रैटेजिक पासेस हैं ये बहुत की रोल हमेशा से ही इन्होंने प्ले किया है, कि हम लोग ऐसी वॉर्स के बारे में बात करें जो कि उस लैंड पे बिल्कुल अनसंग तरीके से रही है और जिसका एक ट्रू पिक्चर हमें नहीं मिल पाती है। और एक वो इंडो-साइनो वॉर भी हुई थी ना 1962 की, जहाँ पे 124 सोल्जर्स वर फाइटिंग अगेंस्ट 3000 चाइनीज सोल्जर्स। और 4 बच के जब वापस आते हैं तो अपने सीनियर्स को बताते हैं, नो एवरीवन इज शॉक्ड कि भाई सच में ऐसी लड़ाई हुई होगी, उनको यकीन भी नहीं हो रहा था। तो दीज आर फ्यू बैटल्स, मतलब एवरीवन शुड स्टडी अबाउट। 62 की अगर आप साइनो इंडिया वॉर की बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम ट्रेंड नहीं थे। मतलब एक ऐसी टेरेन में आपको जाके लड़ना है, -28 डिग्री सेल्सियस। आप ये सोचें कि चप्पलें पहनने को फुटवेयर नहीं है, आप जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो, आपको पता है कि
कुछ भी हो सकता है, कोई बुलेट प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी आपके पास आराम नहीं है कि कोई वार्मर पहना है, कोई अच्छे शूज पहने हैं, आप बस चलते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसा पैशन होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी फील्ड में हैं। अगर आप क्वेश्चन ही करते रहेंगे, अब 62 की आप बात करते हैं, हम हार गए, लेकिन हमारी बहादुरी नहीं हारी। बिल्कुल। हम बहादुर तो तब भी थे और अब भी हैं। तो हम कैसे बोले, हाँ हम हार गए लेकिन हम बहादुर थे ना। अब जैसे आप लक्ष्मीबाई की बात करें, खूब लड़ी झांसी की वो रानी हाँ थी। मर्दानी, मतलब आप क्यों बोल रहे हो उन्हें मर्दानी? वो लड़ते लड़ते मर जाती हैं और झांसी कैप्चर हो जाता है, लेकिन क्यों उन्हें अभी भी वो इज्जत देता है? बिकॉज उन्होंने उस सिचुएशन में भी अपने आप को छोड़ा नहीं, हाँ, उस क्योंकि हालातों को छोड़ा नहीं, लड़े उनसे। क्या उन्हें नहीं पता था कि मतलब कुछ भी हो सकता है? बट शी डेयर्ड। और जब आप डेयर करते हो, जब आप अपना गौरव दिखाते हो, तो लोग आपको जरूर याद रखते हैं। तो यही गौरवशाली कुछ किस्से हैं जिससे लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। आप हारे या जीते, डजंट मैटर। आपने हिम्मत दिखाई, आप गए, आपने किया, वो मैटर करता है। मैंने डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ 1962 वॉर, तो उन्होंने बताया कि 10-10 घंटे हमारी -28 डिग्री सेल्सियस पे दाल भी नहीं पकती थी। हम भूखे पेट बस पहाड़ चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। एग्जैक्टली। वहां पे क्या दाल पकेगी? आप बताएं ना, इतनी हाइट है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो? आपके पास अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या टैक्टिक्स लगाएं, इतनी इनोवेशन नहीं है। अभी जो कंट्री है वो वन आफ्टर द अदर वॉर से उभर रही है ना। अभी 47-48 खत्म होता है कि अभी फिर नया किस्सा शुरू हो गया, फिर 65 में एक और किस्सा शुरू होने वाला था, इंडो पाक वॉर 65। तो आप ये देखें, प्लस ये था कि वहां पे जो अटैक था चाइनीज की तरफ से वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो आप बताएं, मैं तो इसको वो नहीं मानूंगी कि ये बहुत ही फेयर डील थी, जब आपको पता है कि जो दूसरी आर्मी है वो ऑलरेडी बहुत बेयर मिनिमम रिसोर्सेज के साथ है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अलेक्जेंडर और पोरस का जो किस्सा है, जब अलेक्जेंडर पूछता है कि मुझे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसने वो कहता है ना कि एक राजा को एक राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी खुद की हिस्ट्री है, अगर हम उसको ही बारी बारी पलट कर देखें तो इतना मोटिवेशन है कि आप आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स को वही किस्से सुना के ट्रेन कर सकते हो। मैम, जब भी एशियन वॉर्स की बात होती है ना, तो पहले कलिंगा वॉर और दूसरी होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हमेशा जिक्र होता ही होता है। तो ऐसे क्या खास है उन बैटल्स में? ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक बैटल्स रही हैं, एंड जितना इनसे आप इंस्पिरेशन लो उतना कम है। और मुझे लगता है कि इन दो बैटल्स ने पूरी हिस्ट्री का फेरबदल कर दिया। कैसे? अगर आप कलिंगा वॉर की बात करें, धौली हिल, दया रिवर के साथ साथ ये हिल है, यहाँ पर हुई है कलिंगा वॉर, ओडिशा में, भुवनेश्वर। अब आप ये देखें कि एक ऐसी वॉर जिसमें आप जीत गए हो। अशोका द ग्रेट, क्या नहीं था उनके पास, जीत गए हैं वो, है ना। लेकिन एक ऐसी जीत में भी आप हार महसूस करो, एक ऐसी जीत पे भी आप सोग मनाओ। मतलब कोई एक ऐसी वॉर है जिसपे कि आप जीत गए हो और आप खुश नहीं हो, और फिर आप एक ऐसी इनोवेशन करो जो कि आज तक इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो कि आप सोचो कि यार ये क्या है। अब कलिंगा में कहते हैं कि 1 लाख तक बहुत ब्लडशेड हुआ, वो जो दया रिवर है वो खून से लथपथ हो गई, है ना। ऐसी ऐसी हम बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बैटलफील्ड आर्कियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आप माइथोलॉजिकल और जो सच्चाई है उसके बीच का ना एक वे आउट ढूंढते हो जो कि एक ऑडियंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो। अब मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ कि नदी खून से लथपथ हो गई या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अशोका द ग्रेट की।
क्या ग्रेटनेस है उनके अंदर। कलिंगा का युद्ध हुआ, धौली हिल पर हुआ, अब बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, बहुत ब्लडशेड हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक ये टर्निंग पॉइंट हुआ, रिवाइवल हुआ, किस चीज़ का? नॉन वायलेंस का। एक पैसिफिज्म की तरफ उन्होंने अपनी अप्रोच को डायरेक्ट कि किया। मैं अब डेडिकेट करता हूँ अपनी लाइफ को कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसा कर दिया कि इससे मुझे क्या मिला, मैंने तो इतने सारे लोगों को मार डाला। अब वो इसका पश्चाताप करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना हर एक वॉर का लेसन लर्न क्या हुआ, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं। अब पश्चाताप कैसे होगा? एक नई इनोवेशन करके। कहते हैं ना जब आपको गुस्सा हो या आपको गम हो या आपको कोई चीज सुधारनी हो, तो उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया जो अभी तक बहुत वैलिड है। हाउ कम? हिज एडिक्ट्स, हिज वेरी फर्स्ट एडिक्ट धौली हिल पे, जो कि हाथी की शेप में बना हुआ है। लोग वहां जाते हैं, बैठते हैं, उनको पढ़ते हैं, और स्क्रिप्ट क्या रखी? खारोश्ती स्क्रिप्ट, कि लोग रिलेट कर सके, इजीली पढ़ सकें। ऐसा कुछ उन्होंने संस्कृत या ऐसी उसमें नहीं लिखवाया कि लोग रिलेट ना कर सकें। तो जो ये डिफरेंट एडिट्स हुए, ये क्या दिखा रहे हैं? कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो हिस्ट्री को, आप रिकॉर्ड कर रहे हो हर एक चीज को, और लोग आए और उन्हें पढ़ें। वो अभी भी वे एज इट इज हैं, ग्रेनाइट के पत्थर पे लिखे हुए इतने अच्छे तरीके से कि वो अभी भी है ना। स्क्रिप्ट हुई ना, कंप्यूटर जैसी उठाई, हाँ, बिल्कुल, और उसे रिकॉर्ड कर दिया, बिल्कुल, तो इनोवेशन हो गई ना। तो हर एक वॉर की एक ऐसी इनोवेशन होनी चाहिए, उसका लेसन ऐसा लर्न होना चाहिए कि ठीक है, अब हो गया, अब मैं नॉन वायलेंस, अब मैं बुद्ध का प्रचार करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारी जो जिंदगी है, लोगों की जो जिंदगी है, उसमें अमन हो, नॉन वायलेंस हो। और हमारा जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सब कुछ इसी पे तो बेस था। बिल्कुल, नॉन वायलेंस, यूनिटी, हमें एक साथ चलना है, हमें ब्लड शेड नहीं करना है, हमें सब में भाईचारा देखना है। तो कलिंगा वॉर से हमने क्या सीखा? कि हमारे अशोका द ग्रेट, जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई जीती, लेकिन उस जीत में भी आपने अपनी जीत नहीं बनाई, ये होती है विजडम। हम अगर कोई फ्रेंड्स के साथ भी मैच लगाए ना, छोटा मोटा गली क्रिकेट ही खेले, तो वी सेलिब्रेटेड कि भाई पता नहीं क्या ही हमने जीत लिया, क्या ही उखाड़ लिया, बट इट्स टू सरप्राइजिंग राइट नाउ। और शायद इसके बाद इन्होंने अशोका स्तंभ भी, यस वहीं पर ही सब होता है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो ये कलिंगा वॉर है, इसने पासे पलट दिए। ये एक क्लाइमेक्टेरिक वॉर है। ये मतलब इतनी मतलब मैं ये बोलूंगी कि मैंने एक पहला हिस्ट्री में ऐसा राजा देखा है जो अपनी जीत पर दुख मना रहा है, कि मैं दुखी हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया। अब हम लोग हैं, हम कितने लोगों का दिल दुखाकर खुश हो जाते हैं। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 3 घंटे की लड़ाई है, पानीपत के ग्राउंड पे हुई है। इसने इंडिया की हिस्ट्री उन 3 घंटों में लिखी है। मतलब जो इतिहास से आप उठा लो चीजें, वो उन 3 घंटों में लिखी गई है। ऐसा हुआ क्या था? बाबर, एक मंगोलियन, एंड इब्राहिम लोधी सल्तनत को संभाल रहे हैं। सल्तनत ईरा, वो जो 15 सालों का होता है, बाबर का एग्जाइल चल रहा होता है उस वक्त। अब आप ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, मॉडर्निटी एंड हमारी बहादुरी और हमारी जो मतलब ट्रेडिशनल वेज ऑफ मीन्स हैं एक वॉर को जीतने के। अब इसमें क्या हो रहा है? पानीपत की लड़ाई है ये, बाबर के सामने इब्राहिम लोधी खड़े हैं। अब ना यहाँ पर वो 3 घंटों में ही ये लड़ाई सिमट कर इसलिए रह जाती है क्योंकि यहाँ पे मॉडर्निज्म जीत जाता है। बाबर हैं, छोटी आर्मी है, इब्राहिम लोधी हैं, भाई हाथी हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या है? मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक नहीं है। अब बाबर आ रहे हैं वहां से, और यहाँ से हैं इब्राहिम लोधी, ठीक है। मतलब एक मंगोलियन आकर हमारे देश के पूरे इतिहास को चेंज कर देता है, सल्तनत पीरियड को वो खत्म कर देता है, मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है, मुगल एम्पायर की वो नींव देता है। अब यहाँ पर क्या होता है? बाबर आते हैं, बाबर के पास क्या है? गन पाउडर, कैनन्स, मॉडर्निटी हो गई।
अब इब्राहिम लोधी के पास क्या है? हाथी है, हम्म, उसके पास ब्रेवरी है, उसके पास क्या है? आर्मी है। ब्रेवरी है, आर्मी है, सब है। लेकिन मैंने ये देखा है जब जब पानीपत पे युद्ध हुआ है, बैटल्स हुई हैं, यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स ने हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ विनिंग द वॉर को हराया है। हम्म, बाबर आए हैं, तोपें, कैनन्स चल रहे हैं, गन पाउडर का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है कि हम मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बता दिया कि मॉडर्निज्म, मॉडर्न टेक्निक से अपडेट रहना है। आप कैसे किसी को हरा सकते, क्योंकि हाथी जो है वो 20 टन के गोले तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, चाहे वो कितना ही बड़ा है। अब वो नहीं लड़ सकते, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाबर आए, छोटी आर्मी थी, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उन 3 घंटों में हमारी जो इंडिया का जो इतिहास है वो लिख दिया। उन्होंने सल्तनत पीरियड को ऐसा दी एंड किया कि उन्होंने मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कर दिया। और फिर उस मुगल एम्पायर से हमें क्या मिला? 500 साल की गुलामी। तो बट ना मुझे एक बाबर की एक बहुत अच्छी बात लगती है। बाबर की एक टाइम हुआ था कि वो सेंट्रल एशिया हार गया था, तो सारा सेंट्रल एशिया उसके हाथ से चला गया। That's true. तो जो उसके आसपास के मंत्री वगैरह आए, कहते कि सर जनाब अब क्या करेंगे? तो कहता कि भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। कहते कि पागल हो गए हो कि भगवान का शुक्र, हम सारा वो हार गए हैं, तो उस टाइम पे कौन भगवान का शुक्रिया अदा करता है? तो एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट वो बोलते हैं, कहते कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम में साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने को और सजदा करने को तैयार नहीं है। चाहे आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ले लो, सेकंड, थर्ड, पानीपत में ऐसा क्या है कि सारी बैटल्स वहीं लड़ी जाती हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पानीपत, अब आप अगर खैबर पास से या मतलब जैसे कि आप इन स्ट्रैटेजिक पासेस से एंटर करते हो, आप जो सीट है दिल्ली सल्तनत में कैसे आओगे? आपको पानीपत तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना। और पानीपत एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह है जहां पे अगर आप लोगों का हुक्का पानी बंद कर दो, आप उनकी एम्यूनिशन बंद कर दो, आप उनकी फूड सप्लाईज बंद कर दो, तो आप तो हारे ही हारे हो। तो इसीलिए जो मेजर लड़ाइयां हैं वो पानीपत की जमीन पर हुई हैं, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर क्यों है? क्योंकि अभी पानीपत में आपको सामना करना है, और जो पानीपत में जीतेगा वही दिल्ली तक जाएगा। इसीलिए ये यहाँ हुई है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, आप चाहे काला नौर चले जाओ, चाहे पानीपत चले जाओ, और भी वेरियस साइट्स चले जाओ, हमने अपनी हिस्ट्री को बहुत ही बुरे तरीके से रखा हुआ है। मतलब अगर आप पानीपत पे जाओ, आप वहां पर उस जमीन पर 2 मिनट बैठो, आपको साइड में क्या दिखेगा? कूड़ा, कचरा। मतलब भाई यहाँ पर लिखा गया है, हमारा इतिहास नहीं, सारे विश्व की जो ये जियो पॉलिटिक्स की जो ये बातें चल रही हैं, ये कहाँ से शुरू हुई हैं? हिस्ट्री तो वहीं से ही शुरू हुई है ना, तभी तो वो आगे जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं वहां पे? मतलब प्लास्टिक रैपर्स, लोगों ने अपने नाम एनग्रेव कर रखे हैं। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, आर हार्ट एस लिखा हुआ है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको बहुत बुरे तरीके से, पहले तो रिकॉर्ड ही बहुत बुरे तरीके से किया हुआ है बिट्स एंड पीसेस में, और उसका इतना सर्वनाश कोई और नहीं कर रहा है जितनी हम खुद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल कदम उठाना चाहिए कि हम ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ें ना होने दें, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उस पर कम से कम ऐसी चीज़ें हों, और हमारी जो हिस्ट्री है उसको एक अच्छे तरीके से दिखाया जाए, प्रिजर्व्ड रहे, उन्हें प्रिजर्व किया जाए। जस्ट लाइक वेरी गुड एग्जांपल अमेरिका का, जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी, जब उनको शिकागो में, जब उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो जिस होटल में रुके थे, जहाँ पे वो रूम में रुके थे, वो आज भी रूम वैसे ही प्रिजर्व्ड है। उधर का पिल्लो भी आज तक वैसे ही प्रिजर्व्ड है जैसे उस टाइम पे था, जस्ट टू प्रिजर्व देयर हिस्ट्री, जस्ट टू लेट देयर फर्दर जनरेशंस नो। देयर इज अ सेइंग इन पंजाबी, मन जीते जग जीते, कॉन्कर योर माइंड, कॉन्कर योर हार्ट, सो यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। बट कैसे?
आज के इतने जहाँ पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहाँ पे उस टाइम पे हम कैसे कॉन्कर करें अपने हार्ट को, माइंड को? एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना रिपीटेडली हर एक फॉरम में मुझसे पूछा जाता है. एवरी अदर चाइल्ड, एवरी अदर टीचर, मतलब एवरीबडी इज जस्ट लाइक कि मैम ये बताओ कि हम कैसे करें. अभी मेरी रिसेंट टॉक में भी मैंने यही बात की कि हाउ विल यू कॉन्कर द वर्ल्ड इफ यू कैन नॉट कॉन्कर योर माइंड. इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अगर आप इसको फॉलो करें. बी अ गुड फॉलोअर. ठीक है। फॉलो, चाहे उसे आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो आपको इंस्टिंक्टिवली अच्छा लगता है, आप पहले फॉलो करें. उसको एक रेजिमेंट में लेकर आए, क्योंकि जब आप उसको एक अपनी आदत बनाएंगे, हेल्दी प्रैक्टिस, कोई अनाप शनाप काम कर रहा है ये नहीं. अगर आपको एक ग्रेट लीडर बनना है तो आपको एक बहुत ही सुपर ग्रेट फॉलोअर बनना पड़ेगा पहले. अब अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात करें, रामाकृष्ण उनके मेंटर थे. अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करते, अगर वो सारा चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, तो वो एक थॉटफुल लीडर कैसे बनते? आप पहले अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हो, फिर आप अपने गुरु को फॉलो करते हो, तभी तो आप लीडर बनते हो ना. अब मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे करती हूँ, ये मेरे और मेरे गुरु के बीच की बातें हैं जो कि मैं आगे बात करती हूँ. और वो क्या बात होती है कि उसे पहले आप अपनी रियल लाइफ में लेकर आए. अब मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कॉन्कर कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ माइंड सेट. आप जिस भी फील्ड में हो ना, पहले तो उस फील्ड को अपना पैशन बनाओ और उससे सीखो. अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप फिर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, राइट? आई विल शेयर इंसिडेंट्स फ्रॉम माई ओन लाइफ. एक तो कुछ रिसेंट हुआ है, एक थोड़ा सा पुराना है, कि आप कैसे कॉन्कर करते हो वर्ल्ड को अगर आप अपने माइंड को कॉन्कर करते हो. अब ये जो बहादुरी है, ये मैंने मतलब सीखी है, इनहेरिट की है इन वॉर हीरोज की कहानियां सुन के. 62 की आप बात कर रहे हो, 99 की बात कर रहे हो, 47, 40, मतलब जो भी वॉर्स आप लगा लें. एंड ऑफ कोर्स फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शो एंड माय ओन मेंटर आल्सो. अब 4th of September 2016, my father expired. Okay. And I was heading a team. I was responsible to the government. I was answerable to my chief coordinator, to the chief minister, and whosoever is there. And now the museum work is going on a full speed, because in a year or so, the deadline is there that the museum has to be inaugurated. अब ये चल रहा है, सब काम चल रहा है. संडे बीत गया, माई फादर इज नॉट फीलिंग वेल, एंड उसी रात को एट अराउंड 12 माई फादर एक्सपायर्ड इन माई आर्म्स. माई मदर वॉज इन द किचन. आई वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन द कारगिल वॉर ओनली, एंड आई न्यू दैट माई फादर इज नो मोर. माई मदर केम आउट ऑफ द किचन. वो पूछती हैं कि क्या हुआ, तो मैं, कुछ नहीं हुआ, आई थिंक ऐसे थोड़ा चक्कर आ गया, फेंट हो गए होंगे शायद, ऐसे लिटे हुए, हॉस्पिटल लेके चलते हैं. आपको ना ये सीखने को मिलता है कि आपको कई बार डिसीजन ना, यू हैव टू थिंक. उसी वक्त वहीं खड़े खड़े आपको बस सोचना है कि आपको करना क्या है, यहाँ से निकलना है इस सिचुएशन से, क्योंकि एक डेथ आपने देख ली है जो है. अभी आप उसके साथ ये नहीं चाहते कि और कैजुअलिटीज हो जाए, यू नो. आप ना 1 मिनट के लिए ना रोना वोना भूल जाते हैं. आप ना ये सब इमोशंस को ना चैनलाइज करना सीख जाते हो कि ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, अभी I am dealing with the grief of my father. I am dealing ki how do I have to take care of my mother, and I am dealing with my national service. कि यार अब इसके बिना तो नहीं चलेगा. At around 5 in the morning मैं अपने मेंटर को कॉल करती हूँ कि सर ऐसे ऐसे my father has expired, but the work is ready and I will not be able to brief. आप प्लीज जब भी टीम से कोई मेंबर भेज दीजिए, आई विल हैंड ओवर द हार्ड डिस्क टू देम सो दैट मेरे बिहाफ पे कोई और ब्रीफ कर दे. एंड ही स्टन्ड दैट योर फादर इज नो मोर एंड यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दिस, एंड व्हाट शुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन. आई सेड सर नो वरीज, एंड आप प्लीज किसी को भेजिएगा. फिर मेरी पूरी टीम आती है, मेंटर आते हैं, सब एक बहुत रिस्पेक्टेबल वे में लास्ट राइट्स होते हैं. I hand over my work. Within a week, I join back the office. फिर अब इस सब में क्या होता है, आपको क्या सीखने को मिलता है कि
एक ऐसा लॉस हो चुका है जो कि इररिप्लेसेबल है, लेकिन अभी आपको अपने माइंड को कॉन्कर करना है क्योंकि आपके आगे एक बहुत बड़ा टास्क पड़ा है। अब आप ये बताएं, जब मैंने उस वक्त क्या सोचा कि आप एक बैटलफील्ड में हो, आपके साथी मर रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, आपको अपनी पोस्ट बचानी है, आपको अपनी मदरलैंड को बचाना है। आप हर किसी को देख देख के रोने तो नहीं बैठ जाओगे वहां पे। आपको अपना एक स्टैंड मुकाम पाना है, उस टाइम आपको पे हाथ वो करना है ना। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक बैटल जोन में हूँ, अभी किसी की शहादत हो गई है, इट्स ओके, आई विल गेट बैक टू दिस फेज, इस पे वापस आएंगे, बट आई थिंक अभी नेशन फर्स्ट है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, बैटलफील्ड, ये सब एक ऐसी नेशनल सर्विस है कि मैं रहूं ना रहूं, ये बाद में पीछे जरूर रहेगी, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये एक होता है कि आपको अपने माइंड को कॉन्कर करना है, ठीक है, तभी तो आप कॉन्कर करोगे बिल्कुल। ना, तभी तो आप गेट बैक करोगे। बिल्कुल। अभी हमारा थोड़ा सा सरदर्द हो जाता है, हम पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, आपका अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है। आप अपने माइंड को डायरेक्ट करोगे कि आपका माइंड आपको डायरेक्ट करेगा, आपको ये जरूर सोचना है ना। बिल्कुल। तो मैंने भी ये फेज देखा, बट फिर क्या होता है कि आप उस फेज से ग्रेजुअली निकलते हो, एंड जब आप उस वक्त वो थोड़ी बहादुरी दिखाते हो ना ऑन द स्पॉट, ये आपको बहुत हेल्प करती है आपकी मेंटल सैनिटी को स्टेबल रखने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप, चाहे आप आर्कियोलॉजी का पार्ट नहीं भी हैं, अगर आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उससे एक ऐसी चीज़ सीखें जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको पुश करे, आपको इतना पुश कर दे कि आप बोलो कि मैं ये शायद नहीं कर सकता था और मैं कर पाया या कर पाई। एंड दूसरा इंसिडेंट तो भी लास्ट वीक का ही है। माई सन्स ROIs आर गोइंग ऑन, रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्वायरीज वर गोइंग ऑन, लास्ट ROI मैथ्स का, एंड इन द मॉर्निंग ही गॉट अप, ही सेड मम्मा मुझे ना वॉमिट जैसा फील हो रहा है। आई सेड कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने इतना वो नहीं ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा नहीं स्कूल तो जाना है। ये बस में बैठा है, 5 मिनट बाद बस वाले का फोन आ गया है दैट मैम व्हाट हैपेंड, उसने तो मतलब उल्टियां कर करके बस भर दिया एंड उसकी पूरी यूनिफॉर्म पे उल्टियां। आई सेड कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, आप 5 मिनट के लिए रुको। मैंने दूसरा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म उठाया है उसका, एंड मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, एंड ही सेइंग कि क्या करना है। मैंने कहा नहीं, बस वालों के बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट होगा, उसको मैं सीधा कार में ट्रांसफर करूंगी, वहीं से ही उसको ड्राई करूंगी एंड वो स्कूल जाएगा। वॉमिट कर लिया, ठीक ही फील कर रहा होगा। मतलब व्हेन आई सी माय सन सिटिंग इन द बस all latpat in the vomit, he smiles at me, he's not crying, he's not saying mama mama, he just smiled at me, mama उल्टी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, नीचे आओ, अच्छा लग रहा है। he said yes। मैंने क्विकली उसके कपड़े चेंज किए हैं और उसको मैंने दूसरी यूनिफॉर्म पहनाई है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप स्कूल जाओ, अपना ROI दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं उसे क्या सिग्नल दे रही हूँ अपने बच्चे को, कल को कोई बहुत बड़ा इवेंट भी हो सकता है, तो आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि मेरी ये चीज हो गई तो मैं अभी घर पे बैठ जाऊं या मैं उस चीज को नहीं जाऊं। नॉर्मल स्कूल होता तो मैं नहीं बॉदर करती, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका, उसके लिए आपके अंदर एक फाइटिंग बैक स्पिरिट होनी चाहिए। नेवर गिव अप वाली स्पिरिट होनी चाहिए। नेवर गिव अप, कोई बात नहीं, हो गई है तो इसका ये है, आप इमीडिएट डिसीजन लो, आप चेंज करो, चलो जाओ आगे, बढ़ो आगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो आने वाली एडवर्सिटीज के लिए, चैलेंजेस के लिए। कई बार ऐसा होगा, वो बड़ा होगा, उसे अकेला भी रहना पड़ेगा, मे बी उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो, तो क्या करेगा, वो चीज़ उसके दिमाग में जाएगी कि नहीं मेरी मम्मी ने मेरे साथ कैसे किया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी जो ब्रेवरी है ना, वो एवरीडे ब्रेवरी है। और जो आप अनसंग हीरोज एंड हेरोइंस की बात कर रहे हो, अब मैं इस वाले फेज को आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने ये 2 इंसिडेंट्स आपको क्या बताए हैं। मेरे लिए आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी बच्चे हैं और उनकी जो घर वाली हैं, उनकी मदर्स हैं, उनके फादर्स हैं, मेरे लिए वो सारे हीरोज एंड हेरोइंस हैं। अगर कोई फौजी जा रहा है काम पे
पीछे जो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, बच्चे को छोड़ के जा रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या उन्हें फ़ील नहीं होता अपने फ़ादर की कमी? या उन्हें फ़ील नहीं होता है कि उनकी मतलब कि उनके फ़ादर सो एंड सो डे पे नहीं हैं, पीटीएम में नहीं आए हैं या 2 महीने बाद दिखेंगे, है ना? या अभी स्ट्रैटेजिक पोस्टिंग पे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में हैं, कश्मीर में पोस्टेड हैं, तो हर एक फ़ोन, हर एक आहट होती है कि ओह! अब क्या होगा, है ना? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अनसंग हीरोज़ एंड हीरोइन्स ये डे टू डे के हर एक दिन के लोग हैं जो अपनी बैटल्स खुद लड़ रहे हैं क्योंकि कोई और हमें बचा रहा है, कोई हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से हूँ, मैंने देखा है बहुत से बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टिंग पे हैं, पीटीएम्स में नहीं आ पाते हैं, यू नो समटाइम्स मदर्स इलनेस के साथ खुद डील कर रही हैं, बच्चा अकेला है घर में, मदर अकेली है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो हीरो या हीरोइंस नहीं है ऑब्वियसली। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब एक औरत के पति की शहादत होती है, इसको ना हमने बहुत ज़्यादा ऐसा ना बेचारा दिखाने की कोशिश कर देते हैं हम। लेकिन मुझे लगता है कि बहादुरी में बेचारगी नहीं होती है। हाँ, मेरे आदमी की शहादत हुई है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ है? मैं कमांड संभालूंगी। मैं कमांड संभालूंगी और वो वेट नहीं करती है कि मैं एक हफ्ता ग्रीफ में बिता लूं। वो इमीडिएटली कमांड संभालती है क्योंकि अगर हम इमीडिएटली कमांड नहीं संभालेंगे तो फिर तो हम संभल ही नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये शहादत के किस्से हैं ये हमें कमज़ोर या रुलाने के लिए नहीं है, हमें और मजबूत बनाने के लिए है। कि अगर आप देखें कि विडो जा रही हैं, मेडल कलेक्ट कर रही हैं, उनकी साइटेशन पढ़ी जा रही है, इट शुड मेक यू फील प्राउड कि हाँ ये हुआ और ये सौभाग्य मुझे मिला कि हाँ उसकी शहादत हुई, उसने अपनी मदरलैंड के लिए जान दी और मैं भी अब उस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड लेकर जाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बच्चे, वो माएँ और वो जो पत्नियां हैं जिन्होंने ये लॉस बर्दाश्त किया है, वो मेरे लिए सबसे प्राइम जगह रखती है मेरी लाइफ में अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस की। इसका ना ये जो पार्ट आपने बोला ना, इसका अलग से क्वेश्चन बनता है, तो मैं एक कट पेस्ट करके आगे लगा दूंगा। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ठीक है? अभी फिर क्वेश्चन। तो मैम, आपने अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस से क्या सीखा अभी तक? डन। अब मैं इसको कट पेस्ट करके अपने लगा दूंगा। अब ना एक आपकी बुक के बारे में पूछूंगा। आपकी बुक है ना मदरहुड अनप्लग्ड। तो मैम, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू ना, तो मुझे पता लगा कि आपकी एक बुक है, आपने एक बुक पब्लिश की है, मदरहुड अनप्लग्ड। तो क्या है ये बुक? एक्चुअली क्या होता है कि सिंस आई एम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, सो द वेरी फर्स्ट बुक ऑन मदरहुड, एवरीबडी थिंक्स ओह मदरहुड के ऊपर लिखा है। एक्चुअली क्या होता है कि औरतों की लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है जब उन्हें थोड़ा सा सबैटिकल लेना पड़ता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बट मुझे लगता है कि हर एक चैलेंज, हर एक एडवर्सिटी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। You know what, when I was also in that phase, I was just mind mapping everything, the entire process कि मैं क्या go through कर रही हूँ, ये क्यों मैं go through कर रही हूँ, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन क्या है, इनके आंसर्स क्या हैं, क्योंकि थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई बिकेम another Google. You just name anything, I would be knowing. My doctor was saying you are another doctor now. Because whenever you come, you do your research and you ask me, this is the 7th week, this is 8th week, this is happening, that is happening, why this, why that, you know. I had this kind of curiosity all the time. So what happened, my near and dear ones, they all started saying ki I think the way you are taking this journey forward, you should write a guide. You should write a book. I didn't want to write a lengthy book जिसे पढ़ पढ़ के लोग पागल हो जाएं. I wanted to write a book जो कि relatable हो, मतलब इस generation से भी, previous and the upcoming, मेल फीमेल का कोई भी उसमें बॉदरेशन नहीं हो कि भाई ये मेल ही पढ़ सकते हैं या फीमेल नहीं पढ़ सकती, या फीमेल ही पढ़ सकती है, मेल नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, टीनेजर्स नहीं पढ़ सकते, नो।
मदर्स नहीं, मतलब जो फर्स्ट टाइम मदर है वो नहीं पढ़ सकती, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब एक ऐसी बुक जिसमें मैंने सब कुछ अनप्लग कर दिया है। होलिस्टिक अप्रोच है। एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें मैं हर एक इमोशन को ड्रॉ कर रही हूँ, हम्म, और मैं ड्रॉ ऐसे कर रही हूँ कि जब कोई भी इंसान पढ़ेगा ना, वो कहेगा यार ये तो बहुत रिलेटेबल है, हम्म, यार यहाँ ये तो ऐसे ही होता है। हम्म, अच्छा, तो अब इसको डील कैसे करना है? बी योरसेल्फ। ब्यूटीफुल। तो मैम लेट्स क्लोज दिस टॉपिक टुडे। बस जाते जाते मैं यही कहूँगा कि अनसंग हीरोज ज़रूरी नहीं कि बैटल फील्ड्स पे ही हों। हम डे टू डे लाइफ में हर कोई जाना एक हीरो है, हर कोई ना किसी तरह की बैटल लड़ रहा है। That's बस एडवाइस यही है कि भाई आप जितना अच्छा हो सके वो करें। एटलीस्ट अच्छा नहीं दूसरों का कर सकते तो बुरा भी ना करें। Thank you so much for having me here. It was an honor and privilege.